इतिहास में पता है कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हार ना मानने की जिद की मिसाल बन जाते हैं। महाराणा प्रताप बिल्कुल एक ऐसे ही शासक थे। उनकी पूरी कहानी बहादुरी और एक बहुत बड़े विशाल मुगल साम्राज्य के सामने कभी भी सिर ना झुकाने की है। तो फिर सवाल ये आता है कि आखिर एक पूरे के पूरे साम्राज्य को चुनौती देने के लिए क्या चाहिए? क्या लगता है? महाराणा प्रताप की जो पूरी कहानी है ना, वो असल में इसी एक सवाल का जवाब देती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए उनके सफर के कुछ अहम पड़ावों को देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि उनका राज्य कैसे एक विद्रोही राज्य बना। फिर ये देखेंगे कि उन्हें विरासत में कैसा संघर्ष मिला था। इसके बाद एक साम्राज्य के प्रस्ताव की बात करेंगे। फिर जाहिर है हल्दी घाटी का युद्ध और लड़ाई वहां खत्म नहीं हुई, तो पहाड़ों में गुरिल्ला वॉरफेयर कैसे चला और आखिर में उनकी वो अटूट शपथ क्या थी। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, 16वीं सदी के भारत में। जरा सोचिए, ये वो जमाना था जब लगभग हर राजपूत राजा ने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के आगे घुटने टेक दिए थे, मतलब उनकी अधीनता मान ली थी। और बस यहीं पर मेवाड़ की कहानी एकदम अलग हो जाती है। जब बाकी सब एक के बाद एक झुक रहे थे, महाराणा प्रताप का मेवाड़ अकेला खड़ा था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी तरह की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, और बस इसी एक ना ने एक बहुत बड़े टकराव की नींव डाल दी। तो अब ये समझते हैं कि ये लड़ाई प्रताप के लिए इतनी पर्सनल क्यों थी। बात यह है कि उन्हें विरासत में सिर्फ एक ताज नहीं मिला था, नहीं, उन्हें मिली थी एक बहुत बड़ी चुनौती, एक खोए हुए सम्मान को वापस पाने की चुनौती। अच्छा, यहां कुछ जरूरी बातें हैं, उन्हें फटाफट देख लेते हैं। प्रताप 1568 में गद्दी पर बैठे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी लेकिन है यहां। तब तक मेवाड़ का जो गौरव था, चित्तौड़ का किला, वो उनके पिता के टाइम में ही अकबर के हाथों में जा चुका था। मतलब सोचिए, प्रताप ने एक ऐसे राज्य की कमान संभाली जिसकी अपनी पुश्तैनी राजधानी ही दुश्मन के कब्जे में थी। तो सीधी लड़ाई से पहले ये जंग डिप्लोमेसी के लेवल पे लड़ी गई। और ये सिर्फ दो राजाओं की जिद नहीं थी, नहीं, ये दो अलग अलग सोच, दो विचारधाराओं की टक्कर थी। अकबर ने पता है एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 शांति दूत भेजे प्रताप के पास। देखिए, अकबर के नजरिए से सोचें तो अपने इतने बड़े साम्राज्य के ठीक बीच में एक आजाद राज्य का होना एक बहुत बड़ा खतरा था। और वहीं प्रताप के लिए अधीनता स्वीकार करने का मतलब था मेवाड़ की पहचान को ही खत्म कर देना। ये उनके लिए एक तरह से पॉलिटिकल सुसाइड करने जैसा था। तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तो फिर एक ही रास्ता बचा था, युद्ध। और यहीं से शुरुआत होती है महाराणा प्रताप की कहानी के सबसे मशहूर चैप्टर की, हल्दी घाटी का युद्ध। अब इस लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले दोनों सेनाओं के बीच का जमीन आसमान का फर्क देखिए। मुगल सेना तादाद में कहीं ज्यादा और उनके पास था आधुनिक तोपखाना, और दूसरी तरफ प्रताप की सेना हर मामले में छूटी। मतलब इससे अंदाजा लगाइए कि प्रताप किस लगभग नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती का सामना कर रहे थे। तो देखिए, युद्ध शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले गोगुंदा के पास दोनों सेनाओं में जबरदस्त टक्कर हुई। कमाल की बात यह है कि शुरुआत में मेवाड़ की सेना भारी पड़ रही थी, लेकिन फिर मुगलों की भारी भरकम संख्या और उनके तोपखाने ने पूरा खेल ही पलट दिया। और तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। प्रताप को चारों तरफ से घिरता देख उनके एक सरदार थे झाला, उन्होंने प्रताप के कपड़े पहन लिए। क्यों? ताकि दुश्मन उन्हें ही प्रताप समझें, और वो प्रताप की जगह लड़ते लड़ते मारे गए। उनके इस बलिदान ने महाराणा को युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकलने का वो जरूरी मौका दे दिया। और प्रताप के वहां से निकलने की कहानी उनके घोड़े चेतक के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक खुद बहुत बुरी तरह जख्मी था, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक को लड़ाई के मैदान से दूर एक सुरक्षित जगह तक ले गया। और जैसे ही वो वहां पहुंचे, चेतक गिर पड़ा और उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये वफादारी की एक ऐसी कहानी है जो हमेशा के लिए अमर हो गई। अच्छा, अब हल्दी घाटी में जो हुआ, उसके बाद ज्यादातर लोग तो यही मानेंगे कि बस अब संघर्ष खत्म, गेम ओवर। लेकिन महाराणा प्रताप के लिए ये अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी, एक नई रणनीति की शुरुआत। तो सवाल है, उन्होंने वापसी की कैसे? हल्दी घाटी के बाद वो चले गए अरावली की पहाड़ियों में, उसे अपना नया बेस बनाया, और वहां से उन्होंने मुगलों पर छोटे छोटे अचानक हमले करने शुरू कर दिए, जिससे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं।
इस मुश्किल लड़ाई में उनके सेनापति भामाशाह ने एक बहुत ही बड़ी मदद की। उन्होंने मुगल खजाने को लूटकर सारा का सारा पैसा प्रताप को दे दिया और उसी पैसे से सेना फिर से खड़ी हुई और नतीजा 1582 में दिवेर की लड़ाई में उन्होंने शानदार जीत हासिल की और मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा वापस अपने कब्जे में ले लिया। चलिए, अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, महाराणा प्रताप के जीवन के अंतिम साल और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। कहते हैं कि जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह से कसम ली, एक शपथ, कि मेवाड़ का मुगलों के खिलाफ ये जो संघर्ष है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा हमेशा जारी रहेगा। ये बात उनकी जिद, उनकी कभी ना हार मानने वाली इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। प्रताप की मृत्यु किसी युद्ध में नहीं बल्कि एक शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से हुई। उनके बेटे अमर सिंह ने अपने पिता की कसम निभाई और संघर्ष जारी रखा। उन्होंने 17 और युद्ध लड़े, लेकिन आखिरकार इतने लंबे संघर्ष के बाद मेवाड़ कमजोर पड़ चुका था और उन्हें एक संधि करनी पड़ी। पर उस संधि में भी एक शर्त थी, एक बहुत खास शर्त, कि चित्तौड़ के किले की कभी भी मरम्मत नहीं की जाएगी। वो किला जो मेवाड़ के गौरव और उनके संघर्ष दोनों का प्रतीक था। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की विरासत, हार ना मानने की विरासत, मैदान में मिली जीत की विरासत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है? शायद महाराणा प्रताप की कहानी सदियों बाद आज भी इसीलिए इतनी गूंजती है,